बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में। और आज की जो क्लास होगी प्राचीन इतिहास की होगी। प्राचीन इतिहास की पेपर टू के जो अर्थात पेपर टू में जो बनने वाले प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अर्थात कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनको बताने का प्रयास, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास का पेपर टू है अर्थात एंसेंट हिस्ट्री पेपर टू। ओके, यानी इसका नाम क्या है? तो एंसेंट हिस्ट्री पेपर टू का आपके नाम है एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये पेपर का नाम है और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलें इस पेपर के नाम को तो क्या बोलेंगे आप? फटाफट से बताएं। तो इस पेपर को हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला। आर्किटेक्चर माने वास्तुकला, आर्ट माने कला। यानी कि जो कला होती थी वो किस प्रकार से थी, चाहे हड़प्पा कालीन की बात की जाए, चाहे सिंधु सभ्यता की, या इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर ये बहुत सारे स्तूप वगैरह हुए हैं, बहुत सारे विहार मंदिर तमाम प्रकार की शैलियों में बने हुए हैं। गुप्त काल की मंदिर, इसी प्रकार से एलोरा कैलाश मंदिर, खजुराहो मंदिर, उड़ीसा शैली में जो लिंगराज मंदिर है वो, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो, इसी प्रकार से आप देखेंगे चालुक्य, पल्लव, चोल इनके विषय में जो है खास करके, या आबू मंदिर, कोणार्क, सूर्य मंदिर, और इसी प्रकार से अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इन सभी से प्रश्न एग्जाम्स में जो है पूछे जाते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले पेपर वन का मॉडल पेपर मैंने दिया था, पेपर वन की जो पेपर वन का आज पेपर हुआ होगा, और जिनका भी पेपर हुआ है, जैसे कि जो भी पेपर आपके हो रहे हैं, चाहे प्राचीन इतिहास के चाहे मध्यकालीन इतिहास के, तो आप मेरे नंबर 9161 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पेपर सेंड कर दीजिएगा। ओके, मध्यकालीन इतिहास का जो भी पेपर हुआ है और जो है आपका प्राचीन इतिहास का जो भी पेपर जो है आपके हो रहे हैं, उस सभी पेपर को मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हो गया सेकंड ईयर वाले अगर देख रहे हैं तो सेकंड ईयर वाले वो भी सेंड कर दीजिएगा। इसी प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो आप इस नंबर पर मेरे सेंड कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम हल मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे और लगभग यहाँ पर 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। आइए हम चर्चा करते हैं, विस्तार से हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीए तृतीय वर्ष प्राचीन इतिहास का ये पेपर कौन सा है भाई? पेपर टू है। ओके, प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला, यानी कि एंसेंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सभी प्रश्न करने होंगे खंडा के आपको, और 550 शब्दों में आपको लिखना है एक प्रश्न के उत्तर को। 2 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे 50 शब्दों में, और इसके अलावा 50 शब्दों की जो शब्द सीमा है, इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे 2-2 नंबर वाले। तो इस प्रकार से 20 नंबर यहीं से आपको प्राप्त होंगे अति लघु उत्तरीय पोर्शन से। ओके, चलिए आपसे जो है पहला प्रश्न कैसा पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय का। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। तो अजंता चित्रकला, ये अजंता चित्रकला के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अजंता चित्रकला की अगर बात की जाए तो ये जो है अजंता जो चित्रकला है इसकी विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अजंता के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं, जैसे कि क्या बता सकते हैं? जो अजंता चित्रकला है ये आप देखेंगे जो है औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता जो है ये स्थित है। ये यहाँ की जो चित्रकलाएँ हैं उसके बारे में। और यहाँ से आप देखेंगे तो प्रथम सती जो है ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक के जो जितने भी तमाम सारे गुफा हैं, वो उनकी गुफाओं का जो चित्र है वो हमारे समक्ष नज़र आता है। अजंता की गुफाएँ हैं बड़ी-बड़ी, तो उन्हीं गुफाओं के चित्र हमको मिलते हैं। और अजंता चित्रकला जो है विश्व की अनूठी चित्रकलाओं में से आप देखेंगे तो एक है। और आप देखेंगे जो यहाँ की जो पद्धति है, यानी कि जिस पद्धति में चित्रकारी की गई है अजंता की गुफाओं की, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कभी-कभी एग्जाम से पूछ ले तो उसको हम टेम्पेरा नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? तो आप जो है लिख सकते हैं कि अजंता चित्रकला जो है मतलब अजंता चित्रकला की जो एक प्रकार से जो चित्रकला है वो चित्रकारी जो है टेम्पेरा पद्धति पर जो है की गई है। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है हीनयान और महायान जो है इससे संबंधित चित्रकारी आपको मिलेगी। और अजंता की गुफाओं में आप देखेंगे बौद्ध प्रतीक और महात्मा बुद्ध से संबंधित कई सारे चित्र आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है हीनयान और महायान दो एक प्रकार से धाराएं थी बौद्ध धर्म की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ ही साथ अजंता चित्रकला में आप देखेंगे गुफाओं में तो हिंदू देवी देवता जो है ना, हिंदी देवी देवताओं के भी आप चित्र देख सकते हैं यहाँ से।
तो बौद्ध धर्म भी आप देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे वहाँ पर अजंता की गुफाओं में, और हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र आपको मिलेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक एवं पशु के जो चित्रण है वो भी आपको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप अजंता चित्रकला के बारे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अच्छा, अजंता से एक जो है मरणासन राजकुमारी की चित्र यानी कि मूर्ति मिली है, यानी कि चित्र हमको मिला है एक प्रकार से। अजंता की गुफा नंबर 16 जो है, तो अजंता की जो गुफा नंबर 16 है, उसी गुफा नंबर 16 से हमको एक जो है मरणासन राजकुमारी की एक प्रकार से चित्र मिली है। और वो चित्र मतलब मरणासन राजकुमारी मतलब कि जो मरती हुई राजकुमारी है, उसी का चित्र जो है वहाँ पर अंकित किया गया है अजंता की गुफा नंबर 16 में। और कभी टाइम मिले तो आप एक बार जो है ज़रूर देखें जा करके, और जाइएगा तो बड़ा अच्छी जगह है। और आप देखेंगे कि इस चित्र में एक लेटी हुई जो है स्त्री है वो दिखाई पड़ी है। उसके सिर को दासियाँ जो है उठा रही हैं, और उस महिला का सिर जो है गिर रहा है, आँखें बंद हैं, मुँह पर आप देखेंगे तो असीम पीड़ा सी नज़र आएगी। और समीप ही आप देखेंगे संबंधी जो है उसके सगे संबंधी लड़की के यानी राजकुमारी के, वो रो रहे होते हैं इस चित्र में। और अन्य स्त्री पुरुष जो है भी ये लोग भी शोक से एक प्रकार से कहीं न कहीं पे शोकाकुल हैं, शोकमग्न हैं। और आप देखेंगे इसी जो विद्वत वर्ग है इस चित्र को मरणासन राजकुमारी चित्र के नाम से कहते हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वानों का मत है, वो मत यही है कि जो है ये जो चित्र है जो कि अजंता की गुफा नंबर 16 से हमको मिला है, ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम से में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कभी-कभी आपसे पूछ सकता है, देखिए अगला प्रश्न हम यहीं पर हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कालीन कला। शुंगकालीन कला के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। शुंगकालीन कला क्या थी भई? शुंगकालीन कला की अगर बात की जाए, तो शुंगकालीन कला का भारतीय कला के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण या ऐसा बोले महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये, जो कला है शुंगकालीन कला। और इस काल के जो शुंग काल की जो कला है, इसके जो है प्रमुख कला केंद्रों की अगर बात की जाए, तो भरहुत आप देखेंगे, बोधगया देखेंगे और सांची, ये मुख्य रूप से प्रमुख केंद्र रहे हैं इसके। और भी आप देखेंगे इसके अतिरिक्त भी, जैसे मथुरा हो गया, उदयगिरी हो गई और खंडगिरी हो गई, इन सभी स्थानों से भी आप देखेंगे शुंगकालीन जो है कला के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और शिल्प की दृष्टि से बात की जाए तो भरहुत जो यहाँ का एक प्रकार से जो केंद्र है प्रमुख, वो सबसे पुराना कला केंद्र माना जाता है। और इसके बाद में बोधगया और उसके बाद में सांची, ये सब एक प्रकार से प्राचीनतम दृष्टि से शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। और भरहुत एवं सांची स्तूप जो है, इसके चारों तरफ जो है वेदिकाएं बनाई हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, और इस पर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रकारी यानी कलाकारी की गई है। और वेदिकाएं और तोरण 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 जो है इस काल में जो है बनाए गए हैं। वेदिका एक प्रकार से बनाई जाती थी पहले, वेदिका और तोरण जो है इस जो है कालखंड में बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसके बारे में बताया। हालाँकि और भी आपसे विषय वस्तु की जो प्रमुख विषय वस्तु होती है शुंगकालीन कला की, वो क्या थी? तो यो अगर बात की जाए शुंग काल की, तो बौद्ध विरोधी काल माना जाता है शुंग काल। क्या जो है पुष्यमित्र शुंग को आप देखेंगे तो ये सब क्या है, बौद्ध विरोधी की जो है काल कहा जाता है। जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म उस समय पनप रहा था, तो उसकी विरोध मतलब विरोधी काल कहा जाता है, इसको विरोधी समय कहा जाता है। परंतु सर्वाधिक बौद्ध कला की उन्नति अगर हुई है तो वो शुंग काल में ही हुई है। ये बात तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध काल में आप देखेंगे बौद्ध विरोधी काल रहा है शुंग काल, लेकिन फिर भी सबसे अधिक और बौद्ध कला का अगर विकास किसी समय में हुआ है तो वो शुंगकालीन जो है शासनकाल में ही हुआ है शुंगों के। और स्तूपों के विभिन्न अंग इस काल में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सजे धजे यानी कि अलंकृत किए गए हैं। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, जैसे कि बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण और बुद्धत्व की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और मार विजय एवं महापरिनिर्वाण, ये सब जो है, या फिर इसके अतिरिक्त जातकों की कथाएं हुई, यानी कि बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो। और मतलब जातक कथाएँ वही तो हो गई आपकी, जो बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएँ हैं। इसके अलावा कुछ ये जो है ऐति तथ्य जो है, यानी ऐतिहासिक तथ्य के अंकन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यक्ष यक्षिणियों के जो है चीज़ें हमको यहाँ पर शुंग काल में दिखाई पड़ती हैं, मतलब प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर, और देवताओं का उत्कीर्ण, पशुओं का चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलाकारी की गई। और इसी के अलावा जो है आप देखेंगे शुंगकालीन कला जो है मूल रूप से लोक कला थी, ऐसा आप बोल सकते हैं। और शुंगकालीन जो एक प्रकार से कला रही, बड़ी उत्कृष्ट कला रही है, और ऐसा जो है विस्तार से आप समझा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का जो है विशाल स्नानागार, इसके बारे में टिप्पणी करें। तो मोहनजोदाड़ो से स्नानागार मिला है,
क्या मिला है, स्नानागार मिला है और सैंधव क्षेत्र से अन्नागार मिला है। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ से एग्जाम से पर समझ सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, इसकी अगर बात की जाए तो सैंधव संस्कृति के अन्वेषण के समय मोहनजोदाड़ो से एक जलाशय प्राप्त हुआ है। और यह जलाशय जो है लगभग अगर बात की जाए तो इसका जो आकार है, इसकी बात की जाए तो ये 39 × 23 यानी कि 39 जो है फीट लंबा और 23 फीट जो है चौड़ा इसका आकार है। और इसके अलावा 8 फीट गहरा ये स्नानागार बना हुआ है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो खुला प्रांगण है और इसके बाद में देखेंगे तो बरामदा बनाया गया है। पक्की ईंटों से बनाया गया है ये विशाल स्नानागार जो है। और इसमें आप देखेंगे जो है पटरे भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और पटरों से अनुमान लगाया जाता है कि इनमें फिसलने से बचने के लिए पटरे लगाए गए होंगे। और उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो सीढ़ी बनाई गई है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट को जिप्सम जो है यानी कि जो जिंक एक प्रकार से जो जिप्सम होता है उससे मिले मसाले से जोड़ा गया है। फिर कड़े मसाले का लेप भी इसके ऊपर लगाया, यानी जो प्लास्टर होता है वो भी किया गया है। और बाहर की ओर आप देखेंगे गारे से जुड़ी पक्की ईंट है। इसके अलावा तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाला भी इसमें बनाया गया है। और 3 और इसकी कोठरियाँ भी हैं। एक कुआँ भी इससे मिलता है हमको विशाल स्नानागार से, जिसमें जलाशय में भरा पानी जो है ये जाता रहता है। और एक कमरे में सीढ़ी बनी हुई है। इससे क्या होता है, जब सीढ़ी हमको मिलती है तो इससे पता लगता है कि ये जो स्नानागार है ये 2 मंजिला का रहा होगा। तो ऐसा अनुमान लगाया था। तो ये थी आपकी जो है मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार था, इसके बारे में कुछ बातें। अगर आपसे पूछे कि सैंधव क्षेत्र में जो है अन्नागार मिला उसके विषय में आप क्या जानते हैं, तो सैंधव क्षेत्र में जो अन्नागार मिला है वो 150 फीट लंबा और 75 फीट जो है चौड़ा लगभग था। और इसमें 27 प्रकोष्ठ थे जो कि क्रिस क्रॉस पद्धति पर जो है अवलंबित हैं। और इसकी बाहरी दीवार जो आप देखेंगे अन्नागार की, तो वो किले की भांति ऊंचा है और इसके अलावा झुकी हुई प्रतीत होगी। और इसी प्रकार का एक जो है 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा जो है 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है। और इसकी फर्श जो है लकड़ी के पटरों से बनी हुई है। हवा एवं प्रकाश की सुविधा के साथ माल को रखने व निकालने के लिए भी उचित व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ जो है संभवतः अकाल के समय के लिए जो खाद्य सामग्री होती है उसको इकट्ठी की गई थी कि कभी अगर अकाल अकाल पड़ता है, भुखमरी पड़ती है, तो ये जो है एक प्रकार से निकाला जाएगा। ये चीज़ें हो गई। ओके, एक बार सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़े ही आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा सकता है कि अशोक के स्तंभों की 3 विशेषताएं बताइए। अशोक के स्तंभों की 3 विशेषताएं बताइए। तो अशोक की अगर बात की जाए तो ये जो अशोक रहे हैं इनके स्तंभों की कुछ विशेषताएं हैं जो कि बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं। जैसे कि कोई 3 विशेषताएं पूछी गई, तो सबसे पहले स्तंभ चुनार के धूसरी जो है ये पत्थर से बनाए गए हैं। इसके अलावा स्तंभ जो है एकास्म पत्थर के बने हुए हैं। स्तंभों के नीचे आप देखेंगे तो कोई भी आधार इसमें नहीं दिया गया है अशोक के स्तंभों में। और सभी का वज़न लगभग आप देखेंगे तो 50 टन एवं उसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 फीट के आसपास ऊंचाई है, 50 टन वज़न है। और थंब जो है उसके ऊपर प्रस्तर खंड अलग से जोड़ा गया है। और स्तंभ के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? स्तंभ के मुख्य रूप से कितने भाग हैं भाई? 3 भाग हैं। और पहला तो भाग कौन सा? उल्टा कमल, यानी कि पंखुड़ियों के नीचे की ओर झुकी हुई है। दूसरा जो है वो कौन सा भाई? दूसरा है कि शीर्ष पर रखी जो चौकियां हैं वो गोल हैं, चौकोर हैं एवं क्या है? अनगणत तरीके से, यानी कि अनगढ़ हैं। ओके, इसके अलावा जो तीसरा जो इसका एक प्रकार से भाग है अशोक के स्तंभों के, उसमें आप देखेंगे तो इनके ऊपर जो है सिंह, बैल या फिर या फिर हस्ती, बैल या फिर घोड़ा यानी कि यश की जो अब मूर्ति है यानी कि आकृति है वो बनाई गई है। सारनाथ के 4 सिंह पीठ जो है जो आप देखेंगे सटाए कर दिए गए, उनकी पीठों को सटा दिया गया और चारों के जो है मुख को ऐसे बाहर दिखाया गया है। तो कुछ के ऊपर चक्र लगा था और इन पर चमकीली ओप या फिर पालिश दी जाती थी। और यह राजकीय कला या दरबारी कला परंपरा में निर्मित किया जाता था। तो इस प्रकार से अशोक के स्तंभों की कुछ विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बताई। और जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट विशेषता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न 5वां नंबर, गुप्तकालीन मंदिर के प्रमुख अंग बताइए। गुप्तकालीन मंदिर के प्रमुख अंग बताइए भाई। तो गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख अंग की अगर बात की जाए तो कई अंग हैं, जैसे कि लगभग 6 अंग हमारे समक्ष आते हैं। पहला अंग जो होता है गुप्त काल के जो मंदिर बनाए जाते थे उसकी अगर बात की जाए तो पहले तो गर्भगृह बनता था, दूसरा शिखर बनता था,
तीसरा मंडप एक रहता था उसमें, चौथा अर्ध मंडप एक होता था मंदिर में, पाँचवा अंतराल होता था, छठवां क्या होता था अधिष्ठान। अभी क्या क्या होते हैं, गर्भगृह क्या होता है, पहला गर्भगृह। मंदिर के मुख्य रूप से जो है जो पहला अंग होता है वो आपका क्या होता है, गर्भगृह। यानी कि गर्भगृह जो होता है वर्गाकार स्थल होता है, जहाँ पर जो देवी यानी कि जो देव होते हैं, यानी कि जो उपासक देव होते हैं, उनकी प्रतिमा जो होती है स्थापित की जाती है, उसी को गर्भगृह कहते हैं। दूसरी बात शिखर होता है। शिखर की बात करें, गर्भगृह के ऊपर की जो छत होती है उसी को क्या कहते हैं, हम शिखर कहते हैं। तो गर्भगृह के ऊपर के शिखर को हम क्या कहते हैं, उस गर्भ के ऊपर का जो छत होता है उसी को हम शिखर कहते हैं। तीसरा जो अंग होता है वो क्या होता है, मंडप। मंडप जो होता है जो गर्भगृह होता है उसके सामने जो होता है स्तंभों पर अवलंबित बरामदे को ही क्या कहते हैं हम, जो यानी कि जो बरामदा होता है बाहर वाला, उसी को हम मंडप कहते हैं। यानी कि मंदिर तो एक हो गया, जैसे कि ये गर्भगृह बन गया, ठीक, इसके ऊपर ये बन गया आपका क्या, शिखर बना दिया गया, ठीक है। और इसके बगल में आप देखते हैं ये वाला करके ये, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये वाला, ठीक है, आगे करके ये बनाया नहीं जाता ये वाला, तो ये मंदिर बन गया ये वाला, ठीक है, ये मानते मंदिर बन गया, ठीक। ये यहाँ पर ये मंदिर बन गया, ये मंदिर बना मान लेते तो इसके चारों तरफ जो है वो बरा क्या हो गया आपका, वो मंडप के आकार का होगा, तो ये मंडप हो गया, ठीक है। और जो चौथी विशेषता इसकी है, चौथी विशेषता जो होती थी वो होती है अर्ध मंडप। अर्ध मंडप की अगर हम बात करें तो मंडप एवं गर्भगृह के जो बीच यानी कि जो लघु आयताकार बरामदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लघु मंडप कहते हैं। यानी छोटा सा जो बरामदा होता है किसके, गर्भगृह के बीच में और जो है मंडप के बीच में। तो मंडप और गर्भगृह के बीच में जो छोटा सा लघु आयताकार बरामदा होता है, यानी कि जिसके अंदर वाला ये जो बरामदा आपका बना हुआ होता है, इसी को हम लघु मंडप कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पांचवा जो होता है अंतराल। गर्भगृह एवं मंडप को पृथक करने वाला भाग अंतराल कहलाता है। यानी गर्भगृह यानी ये अंदर वाला है ये, और इसके जो है एक प्रकार से मंडप है उसको जो अलग करता है, यानी कि उसी उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम अंतराल कहते हैं। और छठवा जो मंदिर का अंग होता था गुप्त काल के, वो क्या होता था, अधिष्ठान। अधिष्ठान माने क्या होता है कि जिस चबूतरे पर मंदिर निर्मित किया जाता था अधिष्ठान वही कहलाता था। तो जिस चबूतरे पर यानी जहाँ पर मंदिर बनाया गया है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अधिष्ठान कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें मंदिर में होते हैं अंग, जैसे कि जो है आमलक ऊपर रख दिया जाता था मंदिर के, कलश, ये सब मंदिर के अन्य भी जो है एक प्रकार से अंग हैं, जो कि उसमें कभी कभी आप देखते हैं कलश ऐसे पांच पांच कलश जो है मंदिर के ऊपर रख दिया गया, त्रिशूल उसके ऊपर रख दिया गया, कहीं कहीं पर आप देखिए नाग लपेट दिया गया ऊपर। तो इस प्रकार से होता था, ठीक है। तो ये मंदिर के अंग हैं जो कि अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है मंदिर वास्तु की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। मंदिर वास्तु की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। तो बात की जाए पूर्व मध्य काल की, तो पूर्व मध्य काल मंदिर वास्तु के निर्माण का स्वर्णकाल माना जाता था। और इस काल में जो जितने भी मंदिर निर्मित हैं उनमें तीन शैलियाँ मुख्य रूप से हमारे सामने आती हैं। एक तो नागर शैली, एक बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली। हिमालय से विंध्याचल जो पर्वत है इनके बीच की अगर बात की है तो इनके बीच में मध्य निर्मित जो मंदिर होते हैं, यानी कि जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं। यानी कि जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में हैं। विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के बीच का जो मंदिर है, यानी कि विंध्याचल पर्वत जहाँ से शुरू होता है और कृष्णा नदी जहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कृष्णा नदी के बीच में, जैसे विंध्याचल पर्वत और कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है वहाँ पर जो मंदिर बने हैं बेसर शैली में बने हैं। और कृष्णा नदी से लेकर के जो कुमारी अंतरीप है उनके बीच में जो मंदिर बने हैं खास करके वो मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो तीन तरीके के हो गए क्या, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो होती है, अगर आपसे पूछे नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए तो क्या बताएंगे। नागर शैली के मंदिर हिमालय से विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में बने हुए हैं और इसका केंद्र मुख्य रूप से अगर बात की तो मध्य प्रदेश रहा है। और ये मंदिर जो होते हैं नागर शैली के निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर बटे हुए हैं और इन्हें पाद, जगती, जंघा, शरीर, ग्रीवा, मस्तक, आमलक, यष्टि एवं पताका भी कहते हैं। और मंदिर के अधिष्ठान को जंघा या जगती कहते हैं। मंदिर मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ एवं शिखर इसे भी आप देखेंगे मंदिर में आता है और मंदिर समान अलंकृत होते हैं। तो इस प्रकार से नागर शैली की जो मंदिर है इस प्रकार की उसकी विशेषता है। दूसरी जो द्रविड़ शैली आपकी, ये द्रविड़ शैली जो है विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच में बनी हुई है और द्रविड़ शैली के मंदिरों में विशाल प्रांगण होता है,
प्रांगण के द्वार से होकर के मंदिर में पहुँचा जाता है। मंदिर की चारदीवारी जो है प्रकार से होती है, मतलब चारदीवारी प्रकार की मंदिर होती है और प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। इसके दूसरी तरफ निर्मित तोरण विमान कहलाता है। इसके अलावा प्रत्येक मंदिर में जलाशय होता है, भोग मंडप होता है, गर्भगृह होता है, नंदी मंडप होता है। इसके अलावा जो है महामंडप होता है और मंदिर अति अलंकृत भी होते हैं, इस प्रकार के जो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। आप साउथ वगैरह की मूवीज़ में खास करके देखते होंगे जो द्रविड़ प्रकार के जो मंदिर होते हैं उनको आप लोगों ने शायद साउथ की मूवीज़ में देखा होगा। जो मंदिर बने वो द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं ये आप देखेंगे तो ये जो है नागर शैली में है, ओके। और दक्षिण भारत के मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है। इसके अलावा जो बेसर शैली आपकी तीसरी आती है, बेसर शैली का विस्तार आप मैंने बताया आपको कृष्णा नदी से लेकर के कुमारी अंतरीप के तक फैला हुआ है। और बेसर का आशय होता है क्या? बेसर माने होता है खच्चर। बेसर माने क्या होता है? खच्चर। चूँकि बेसर शैली मिली-जुली शैली है, द्रविड़ शैली और नागर शैली जो है इनकी मिली-जुली शैली को हम बेसर शैली कहते हैं। इसी प्रकार से इसको खच्चर क्यों कहते हैं? बेसर माने। बेसर माने खच्चर। और खच्चर क्या होता है? क्यों भाई खच्चर इसको और कोई नाम नहीं दे पाए थे? क्यों बेसर नाम क्यों दिया? ये बताइए। सबसे पहले बात तो ये बेसर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बेसर जो होता है ये मिलावटी का सूचक है। जैसे कि जो खच्चर होते हैं ये इनकी कोई प्रजाति नहीं होती। बेसर की खुद की प्रजाति कोई नहीं होती है, मतलब कि खच्चर की। क्यों नहीं होती है? जैसे कि जो खच्चर होता है वो घोड़ा और गधे की जो मिली-जुली प्रजाति होती है उसको हम खच्चर कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो घोड़े और गधे से जो संतान उत्पन्न होती है, यानी कि एक अगर मेल चाहे घोड़ा है या फिर इसी प्रकार से मेल फीमेल में थोड़ा-सा चेंज हुआ है, यानी कि एक गदही हो गई और एक घोड़ा हो गया और इनके इनसे जो बच्चे होंगे वो खच्चर कहलाएँगे। ठीक है? तो ये खच्चर होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो जो बेसर शैली के मंदिर हैं, जो है नागर और जो बेसर शैली है, नागर और जो द्रविड़ शैली है इनकी जो है कहीं न कहीं पे मिली-जुली है, इसीलिए यह खच्चर शैली कहा जाता है या बेसर शैली कहलाती है, ओके। और बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं और इस मंदिर के मंडप आप देखेंगे अर्धमंडप एवं विमान जो होते हैं प्रमुख अंग होते हैं इस मंदिर के। दीवार का जो बाहरी भाग होता है नागर शैली में होता है और अंदर के भाग जो होते हैं वो द्रविड़ शैली में होते हैं। गर्भगृह की योजना भी इसमें मिश्रित योजना जैसी दिखाई पड़ती है। मंदिर का प्रवेश द्वार पीछे होता है और मंदिर के सामने स्तंभ युक्त जो है बरसाती बनी हुई होती है और मंदिर की दीवारें जो होती बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती हैं, यानी अलंकृत की जाती हैं, ओके। तो इस प्रकार से चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तमाम सारी मंदिर हैं आपके समक्ष, आपको पता ही होगा, जैसे कि नचवा के कुठार मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से पार्वती जो है मंदिर कहा जाता है इसको और एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। गर्भगृह के सामने खंभों पर आधारित मंडप है। गर्भगृह के सामने प्रवेश द्वार स्तंभ पर गंगा एवं यमुना की मूर्तियां रखी हैं और इन पर मिथुन मूर्तियां भी जो है दिखाई गई हैं। तो ये जो है नचना के कुठार मंदिर की बात मैंने करी। अगर आपसे कहे कि एरण बारह मंदिर के बारे में बताएं तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से आयताकार गर्भगृह वाला बारह का विष्णु मंदिर मिला है और इसके सामने दो स्तंभों पर मंडप बना हुआ है। इसमें एक एक प्रवेश द्वार आपको दिखाई पड़ेगा। दो स्तंभों पर मंडप बना हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरी और मंदिर जो है पूर्ण रूप से आपको सुशोभित लगेगा, अलंकृत लगेगा। मंदिर की दीवार जो है सादी एक प्रकार से दिखाई गई है और अलंकरण तिगवा के मंदिर की भांति इस पर किया गया। तिगवा का मंदिर क्या है? तिगवा का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश का एक जबलपुर इलाका है। तो जबलपुर के तिगवा गांव पड़ता है। उसी तिगवा गांव में एक वर्गाकार मंडप के गर्भगृह पर चार स्तंभों पर आधारित एक मंदिर है और इसी मंदिर को तिगवा का मंदिर कहा जाता है। मंदिर में आप देखेंगे तो जो है स्तंभ जो है 8 पहले हैं और ऊपर जो है 16 पहल हैं और सबसे ऊपर स्तंभ गोल हो गए हैं और इस पर कलश बना हुआ है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सिंह की आकृति है। मंदिर का प्रवेश द्वार जो है अलंकृत है, काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। चौखट पर दाहिनी ओर मकर आरूढ़ गंगा और बाईं ओर आप देखेंगे तो कच्छप पर बैठी हुई जमुना, यानी मकर यानी कि मगरमच्छ पर और कछुए पर बैठी जमुना, तो मगरमच्छ पर बैठी गंगा जी और जो है कछुआ पर बैठी जमुना जी दिखाई पड़ी हैं। तो बाएं तरफ जो है जमुना जी और दाहिनी तरफ गंगा जी दिखाई गई है और चौखट के ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ गरुण जी की आकृति, यानी कि जो विष्णु भगवान के वाहन हैं उनकी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। और यह एक प्रकार से बात की तो यह मंदिर जो है तिगवा का मंदिर ये गुप्त काल में बना गया था और गुप्त युगीन प्रथम मंदिर इसको माना जाता है तिगवा के मंदिर को, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों ने समझा। अच्छा, एक मंदिर और है भूमरा के शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में ही है। भूमरा का जो शिव मंदिर है मध्य प्रदेश के सतना जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, उसी में है और भूमरा नामक स्थान पर ये मंदिर, इसीलिए इसको भूमरा के शिव मंदिर हम कहते हैं, यानी भूमरा मंदिर कहा जाता है।
और वर्तमान में सिर्फ इसका गर्भगृह ही शेष बचा हुआ है। इसमें भी मंडप एवं प्रदक्षिणा पथ अवश्य ही बना रहा होगा। और इस मंदिर के ललाट बिंदु पर शिव की भव्य मूर्ति का अंकन है। दीवारों पर गुप्तकालीन अन्य मूर्तियां भी मिलती हैं। तो ये एक प्रकार से गुप्तकालीन की तमाम सारी मूर्तियां जो कि मैंने आपको बताया। और एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? बिहार में बौद्ध संघ निवास करता था, जबकि चैत्य में आप देखेंगे तो बौद्ध देवालय होते थे। ओके, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर होता है चैत्यों में आवश्यक रूप से स्तूप होता है, जबकि बिहार में स्तूप का होना कोई आवश्यक नहीं होता है। चैत्य कहीं भी बनाए जा सकते हैं, जबकि बिहार प्रायः पहाड़ियों पर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा चैत्य में प्रदक्षिणा पथ होता है और बिहार में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। तो चैत्य और बिहार के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अशोक के शासनकाल में ही आरंभ हो गई थी चैत्य और बिहार के निर्माण की प्रक्रिया। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, चैत्य और बिहार, और दोनों में मैंने आपको अंतर बताया। तो एग्जाम से अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते विस्तार से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है गंधार कला शैली। गंधार कला शैली के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गंधार कला शैली। गंधार कला शैली क्या है भाई? गंधार कला शैली की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इसके बारे में आप गंधार कला शैली के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? गंधार कला शैली की कई सारी विशेषताएं, जैसे कि पहली विशेषता ये है कि गंधार कला शैली जो है भारत का पहला ऐसा केंद्र है जहाँ पर बौद्ध धर्म के संबंधित कला में बुद्ध मूर्ति के साथ एक नवीन बौद्ध देवता को भी स्थान मिला, जो कि बोधिसत्व हैं। ओके, वहीं दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इन मूर्तियों में बुद्ध जो है यूनानी देवता जो है अपोलो जैसे दिखते हैं। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध हैं, जैसे कमल पर आसन मुद्रा में जो है बुद्ध बैठे हुए हैं, किंतु मूर्तियों के मुखमंडल और वस्त्र जो हैं ग्रीक शैली के हैं। ओके, वहीं तीसरी गंधार शैली की विशेषता ये है कि बोधिसत्वों की मूर्तियां यूनानी राजाओं की भांति वस्त्र आभूषणों से सजाई गई हैं, यानी सजी हुई हैं, जिससे वे आध्यात्मिक व्यक्ति न लग करके सम्राट लगते हैं। तो ये तीसरी विशेषता है गंधार शैली की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तीन विशेषताएं मुख्य रूप से हो जाती है, अभी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली, खास करके मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली में अंतर पूछा था कभी कभी। तो मथुरा के बारे में मैं आपको बता दूं, मथुरा जो शैली है और उसके बारे में, तो जो मथुरा शैली है और गंधार शैली है, गंधार मूर्तियां जो हैं सिलेटी पत्थर की हैं और मथुरा की जो कला मूर्तियां हैं वो बलुई पत्थर की हैं। इसके अलावा अलंकृत जो है प्रभा मंडल गंधार कला की क्या है, एक विशेषता है, जबकि मथुरा में जो है प्रभा मंडल सादा अर्धवृत्ताकार और अनअलंकृत होता है, यानी कि सजा बजा नहीं होता है। तीसरी बात, गंधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध को यथार्थ मानव का रूप दिया गया है। बुद्ध प्रतिमा जो है स्थानक और आसन दोनों मुद्राओं में आप देखेंगे गंधार शैली में बनाई गई है। जबकि मथुरा कला में आप देखेंगे दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है, और खड़ी हुई मूर्तियों में बायां हाथ जो है से वस्त्र को संभालते हुए दिखाया गया है। किसमें? जो है मथुरा शैली में। इसके अलावा चौथा अंतर होता है कि बुद्ध को अभी तक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, गंधार शैली के बुद्ध अपोलो जैसे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ अंतर थे जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे हम बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं और विस्तार समझेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये अच्छा, यही प्रश्न है, मथुरा कला शैली के बारे में पूछा करना। तो मथुरा कला शैली की बात की जाए तो कला शैली के विषय में मथुरा के कुशल शिल्पियों ने मूर्तियों के सम्मुख दर्शन का आग्रह त्याग दिया तथा वे पार्श्वगत, पृष्ठगत आदि कई प्रकार के स्थान या मुद्राओं में पुरुष एवं स्त्रियों की मूर्तियों का चित्रण करने लगे। स्त्रियों की सुंदर मूर्तियां गढ़ने में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। इन मूर्तियों में बहुत लालित्य है। मथुरा के कलाकारों ने आप देखेंगे तो सांची और भरहुत के स्तूप वास्तु की भांति उसी परंपरा का अनुसरण किया, और मथुरा शैली में आप देखेंगे बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और इनमें कई विशेषताएं रही। जैसे कि पहली विशेषता ये रही कि मूर्तियां चित्तीकार बलुई पत्थर से बनाई गई थी, और मस्तक पर जो है उड़ीष्ण जो है घुटने तक लंबी बाहु बनाई गई है, विशाल सीना चौड़ा करके बनाया गया है, हाथ पर चक्र का चिन्ह भी दिखा दिया गया है। इसके अलावा दूसरी विशेषता, बुद्ध मूर्तियों के जो है दोनों तरफ जो है चामर डुलाते हुए दो पुरुष जो है, चामर मतलब एक जो बेना होता है, पंखा होता है, बगल में खड़े होकर के जो है हिलाते हैं, उनको भी दिखाया गया है। तीसरी विशेषता,
जो पृष्ठ भाग है उसकी तरफ प्रभामंडल बनाया गया था। और जो प्रभामंडल है यह तेज से भी परिपूर्ण आप देखेंगे तो चमकता हुआ प्रतीत होगा। वहीं चौथी विशेषता इसकी ये है कि बुद्ध को स्थानक, आसीन एवं शयन तीनों मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया, यानी कि वो स्थानक है यानी खड़े हुए हैं, आसीन यानी बैठे हुए हैं, और शयन यानी सो रहे हैं यानी कि लेटे हुए। तो तीनों प्रकार के जो है मुद्राओं में बुद्ध को यहाँ पर बनाया गया है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गई बातें। तो क्लियर हो गई। सांची के स्तूप के बारे में कभी कोई आपसे पूछा था, तो सांची के स्तूप की अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश के विदिशा से 5 मील की दूरी पर रायसेन जिले में सांची जो है स्थित है। और अशोक के पूर्व सांची का इतिहास अज्ञात है। महावंश के अनुसार जब अशोक उज्जैनी का प्रशासक बने तो मालवा की राजधानी विदिशा में कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। और कहा जाता है कि विदिशा में अशोक ने एक श्रेष्ठ की कन्या से विवाह किया, जिससे महेंद्र और जो है संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा जब धर्म प्रचार के लिए लंका जाने लगे थे तो उन्होंने महाचैत्यगिरी यानी सांची में अपनी माता देवी से भेंट भी करी थी। इसके अलावा सांची स्तूप के बारे में बात की तो सांची का स्तूप भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। और इसमें प्रकृति और मानव जीवन का जो रूप है उसको समन्वित करने का प्रयास सांची के स्तूप में किया गया है। और स्तूप के चारों ओर आप देखेंगे तो जो है वेदिका बनाई गई है एवं तोरण भी बनाए गए हैं। और शिलापट्टों पर बुद्ध के प्रतीक जो है चिन्ह उत्कीर्ण हैं। सामाजिक उत्सवों, सामूहिक यात्राओं एवं आमोद प्रमोद के अवसरों का सांची की कला में दर्शन होता है। और आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारतीय जीवन या भारतीय लोक जीवन, वस्त्र भरण, केश विन्यास एवं अलंकरण का परिचय सांची के कला अवशेषों से हमको लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पॉइंट अब इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, मामल्ल शैली। मामल्ल शैली क्या है इसके बारे में जानते हैं भाई। मामल्ल शैली, मामल्ल शैली जो है महेंद्र शैली, अच्छा पल्लव मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं में आता है। आप देखेंगे मामल्ल शैली, महेंद्र शैली, राजसिंह शैली, ठीक है। तो मामल्ल शैली जो है, इस शैली का जो समय है वो नरसिंह वर्मा जो प्रथम थे मामल्ल, उनके शासनकाल से लेकर के नरसिंह वर्मा जो द्वितीय रहे हैं उनके शासनकाल तक, यानी कि लगभग 640 ईस्वी से लेकर के 690 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसी को हम मामल्ल शैली या मामल्ल शासनकाल जानते हैं। और इसी से मतलब इसी काल में जो शैली हुई उसी को मामल्ल शैली कहते हैं। और इस शासक की यानी उपाधि मामल्ल थी, यानी कि किसके, नरसिंह वर्मा प्रथम की। तो इस जिसके आधार पर इस शैली का नाम क्या पड़ गया, मामल्ल शैली पड़ गया। और मद्रास से लगभग आप 32 मील दक्षिण की ओर देखेंगे तो पलार नामक नदी है, उसी के तट पर स्थित मामल्लपुर नामक नगर में 10 मंदिर आपको मिलेंगे मामल्ल शैली में जो कि बनाए गए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे महेंद्र शैली किसे कहते हैं, तो पल्लव मंदिर जो है कला की प्रारंभिक शैली अगर कोई है तो कौन सी है, वो महेंद्र शैली है। महेंद्र वर्मा जो है उनके अभिलेखों से हमको पता चलता है कि उसने ईंट, लकड़ी और लोहे के स्थान पर पर्वतों को तराशकर गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने, महेंद्र वर्मा ने। और इस काल में पर्वत शिलाओं को काट छाट करके स्तंभ युक्त मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। इनके मंडप के बाहर मुख्य द्वार होता था। इनका मंडप स्तंभों पर आधारित हुआ करता था। ये थी महेंद्र शैली। पल्लव की बात की तो पल्लव में ही आप देखेंगे शैलियाँ आती हैं जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। 10वां प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का उल्लेख कीजिए। खजुराहो का जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसका उल्लेख करने को लेकर के पूछा गया है। खजुराहो में आप देखेंगे कई धर्मों से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। और मुख्य रूप से 3 धर्मों से संबंधित मंदिर हमारे समक्ष आते हैं। उनमें से प्रत्येक धर्म का जो है प्रायः लगभग एक एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और अन्य मंदिरों की जो है अपेक्षा ऊंचा एवं विशाल जो है मिलेगा। इसके अलावा वैष्णव मंदिरों में चतुर्भुज यानी कि लक्ष्मण मंदिर, शैव मंदिरों में कंदरिया का जो है मलदेव मंदिर, और जैन मंदिरों में आप देखेंगे तो पार्श्वनाथ का मंदिर। ये जो है 3 बड़े मंदिर हैं और 6 जैन मंदिरों का समूह। दक्षिण एवं पूर्व दिशा में भी 6 जैन मंदिर स्थित हैं। और जैन मंदिर में आप देखें पार्श्वनाथ का मंदिर है, शैव मंदिर में कंदरिया का मंदिर है, मलदेव मंदिर। इसके अलावा जो है वैष्णव मंदिरों में लक्ष्मण जी का मंदिर है, यानी चतुर्भुज लक्ष्मण मंदिर। ओके, यानी चतुर्भुज मंदिर। ओके, तो इस प्रकार से ये खजुराहो के कुछ मंदिर थे। वैसे खजुराहो का जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके बारे में, यानी कि जो जैन धर्म का है, जैन मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पार्श्वनाथ मंदिर जो है इसके आकार प्रकार की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए तो इसमें खजुराहो में स्थित सबसे विशाल एवं भव्य जैन मंदिर यही माना जाता है। और लगभग ये 8 मीटर यानी लगभग पड़ेगा आपका 60 फुट के आसपास।
तो 18 मीटर यानी कि लगभग 60 फुट लंबा ये मंदिर है। इसके अलावा 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फुट चौड़ा है और मूल रूप से तीर्थंकर आदिनाथ जो थे उनका ये मंदिर था। और गर्भगृह के अंदर 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी मूर्ति 1860 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बता दी। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कभी कभी एग्जाम से आपसे पूछ लेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर पर एक टिप्पणी लिखिए, या एलोरा का कैलाश मंदिर लिख देगा एग्जाम से में, आपको लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रकूट काल के मंदिर स्थापत्य के दर्शन विशेष रूप से एलोरा में हमको देखने को मिलते हैं। और मंदिरों में बात की तो कैलाश मंदिर जो है ये अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए विश्व में विख्यात है। और इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम जो थे उन्होंने अत्यधिक धन को खर्च करके इस मंदिर को बनवाया था। और यह संपूर्ण मंदिर जो है एक ही पाषाण को यानी कि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है। और मंदिर का जो विशाल शिखर है वो लगभग 95 फुट जो है ऊंचा है। इसकी दीवारों की बात की, दीवारों पर तमाम सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। पाषाण को यानी कि पत्थर को काट करके बनाए गए मंदिरों में इसका स्थान जो है अद्वितीय है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो अलग अलग मंदिरों में इतनी ज़्यादा कलाकारी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को समझा विस्तार से। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे और विस्तार से मैंने आपको समझाया। अब बाकी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके समक्ष आ ही गया कि एलोरा के कैलाश मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। और मैंने आपको बताई ही दी वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो समझ में आ गई होगी बातें, आपके समझ में आ गई होंगी। एलोरा के कैलाश मंदिर की जो है इसमें वास्तुकला की बात की है तो ये मंदिर जो है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग के काल में प्रारंभ हुआ था बनना और कृष्ण प्रथम के काल में पूरा हुआ था। और यह मंदिर जो है कई चरणों में संपन्न होता है। पूर्ण विकसित रूप में यह मंदिर 300 फीट जो है लंबा तथा 200 फीट चौड़ा आयताकार प्रांगण में बना हुआ है। और इसके अलावा आप देखें कैलाश मंदिर जो है एक गहन शिला गर्त में स्थित है, यानी कि बहुत गहरे और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेट किया गया है। विमान इसमें आप देखेंगे मंडप संयुक्त रूप से निर्मित है। 25 फीट ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित होने के कारण से यह क्या है, आभासित होता है कि विमान एवं मंडप किसी गहरे गड्ढे में है। और यह अधिष्ठान क्षैतिज लहरों से भरा हुआ है, जिसके बीच में आप देखेंगे सिंह गज पंक्ति बनी हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिंह गज मंदिर भार को ढो रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे विमान इस मंदिर का सर्वाधिक मोहक अंग रहा है। और धर्मराज रथ एवं कांची के कैलाश मंदिर की भांति इसमें आप देखेंगे पिरामिडाकार भी इसका पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है। और इसी के अलावा तमाम सारी चीज़ें और हैं। गर्भगृह एवं मंडप के चारों ओर गहरी खाई है। और बाहर आप देखेंगे दीवार के अंतभाग में मुख्य मंदिर के अनुकरण पर 5 अन्य लघु मंदिर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अनेक मंडप भी खुदे हैं। मंडप के सामने उसी रेखा में किंतु पृथक रूपेण एक मंडप है जिसमें विशाल नंदी की मूर्ति है। और इसकी जो है छत सपाट है। मंदिर के विशाल प्रांगण में पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार है जो 2 मंजिला की है। और कैलाशनाथ मंदिर में हर अंग विभिन्न मूर्तियों से क्या है, अलंकृत है। तो इस प्रकार से एलोरा के कैलाश मंदिर की बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा और करके है, तो चाहे ये प्रश्न करेंगे चाहे इसके अलावा ये प्रश्न कर सकते हैं। पल्लव कला की प्रमुख शैलियों के बारे में आपसे पूछा गया कि पल्लव कला की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। तो पल्लव कला की कौन कौन सी प्रमुख शैलियाँ थीं, आइए हम चर्चा करते हैं आसानी से आपको बड़ी कम शब्दों में बताने का प्रयास। तो पल्लव कला की तमाम सारी शैलियाँ थी जिनमें से मैंने महेंद्र शैली के बारे में आपको बताया। तो पहली थी महेंद्र शैली, दूसरी थी मामल्य शैली, दोस्तों दोनों के बारे में बताया। तीसरी थी आपकी राजसिंह शैली, और राजसिंह शैली के बारे में आपको मैंने नहीं बताया था। और चौथी थी आपकी नंदी बर्मन शैली। तो भाई राजसिंह शैली, अच्छा महेंद्र शैली और मामल्य शैली इसके पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जो राजसिंह शैली है ये शैली मतलब इस शैली से लगभग हमको 6 मंदिर मिले हैं जो कि 700 से 900 ईस्वी के बीच में जो है बनाए गए हैं। और इस शैली के प्राचीनतम जो है शोर मंदिर जो है मतलब कि राज सिंह शैली का जो मंदिर है सबसे पुराना वो शोर मंदिर है। समुद्र तट के समीप होने के कारण से इनका जो नाम है उसको शोर रखा गया है। और इस शैली का दूसरा मंदिर कांजीवरम का कैलाश मंदिर है जिसका पिरामिड के आकार का शिखर है और अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मंदिर। चौथी जो शैली है आपकी कौन सी है, नंदी बर्मन शैली। नंदी बर्मन शैली की बात की है तो इसके मंदिरों का निर्माण नंदी बर्मन और उनके उत्तराधिकारी जो हुए हैं उन्होंने करवाया है। और इस का चरण में आप देखेंगे कोई महत्वपूर्ण मंदिर नहीं था।
केवल छोटे-छोटे मंदिर जो थे वो बने हुए थे, जिनसे कला के विकास की जानकारी भी हमको मिलती है। और इन मंदिरों की कला में आप देखेंगे तो इस शैली का जो है ह्रास भी दिखाई पड़ेगा, यानी कि इसमें क्षीणता यानी कि कमी दिखाई पड़ेगी, जो कि पल्लव शक्ति के ह्रास का परिचायक है। तो मुख्य रूप से पल्लव काल की पल्लव कला की मुख्य रूप से 4 शैलियाँ हमारे समक्ष आती हैं। पहली महेंद्र शैली, दूसरी मामल्य शैली, तीसरी राजसिंह शैली और चौथी आपकी है नंदीवर्मन शैली। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुगत विशेषताएं बताइए। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसकी अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर स्थित है और विश्वविख्यात है। और धार्मिक स्थान की बात की जाए तो 21 मील जो है उत्तर पूर्व की ओर समुद्र तट पर ये स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओके, कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य के पुरी स्थान जो है, चूँकि विश्व में विख्यात है, पुरी जो है राज्य जो है सॉरी पुरी नामक जो स्थान है वो विश्व में जो है विख्यात है। उससे लगभग 21 मील की दूरी पर जो है उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र तट के किनारे कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और इसको राजा नरसिंह देव ने लगभग 1238 ईस्वी से 1263 ईस्वी के बीच में लगभग जो है ये बनवाया था। और इस मंदिर का निर्माण जो है अपने शासनकाल के 18वें वर्ष अगर बात की जाए तो बनवाया था, ये ऐसा माना जाता है। और मंदिर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के पूर्ण होने से पहले ही इसकी नींव जो है धंसना शुरू हो जाती है। यद्यपि आज इस मंदिर का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का, फिर भी अवशिष्ट भाग इसके मूल रूप की कल्पना को जो है साकार करने में समर्थ हैं। आज इसके खंडहर देखेंगे तो रेत के टीले पर जो है पिरामिड के समान दिखाई पड़ेंगे आपको। और इस सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कोई अनोखी कल्पना नहीं थी। पंचरथ एवं पंचाग योजना तथा विकास को सूर्य मंदिर यानी लिंगराज मंदिर का अनुसरण करता है, किंतु कलाकार ने इस मंदिर में वैविध्य आरोपित करने के लिए श्री मंदिर एवं जगमोहन के समक्ष नाट मंडप एवं भोग मंडप को अलग अलग अधिष्ठान पर क्या करा है, निर्मित करा है। अधिष्ठान मैंने जो मैंने अधिष्ठान के बारे में आपको शुरुआत में बताया था। ओके, ये मंदिर का क्या होता है, एक प्रकार से अधिष्ठान जो होता है मंदिर का एक अंग होता है। ओके, तो भोग मंडप को नष्ट प्राय माना है, और किंतु नाट मंडप एवं जगमोहन को आबद्ध करने के लिए सोपान माला बतलाई गई है, यानी कि बनाई गई है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये थी आपकी कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न, कंदरिया के महादेव मंदिर की जो है विशेषताएं बताइए। तो कंदरिया की अगर बात की जाए तो खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया का जो मंदिर है वो महत्वपूर्ण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है उसको मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि उसको विशेष प्रसिद्धि मिली है। कंदरिया के महादेव मंदिर को खजुराहो में स्थित है। और कंदरिया का जो महादेव का मंदिर है ये 3.90 मीटर ऊंचा है और एक अधिष्ठान यानी चबूतरा, अभी अधिष्ठान माने क्या होता है, चबूतरा, उस पर बना हुआ है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था भी की गई है। पर्सी ब्राउन के अनुसार बात की जाए तो यह जो है 32.75 मीटर यानी कि लगभग 109 फुट लंबा है ये मंदिर, 18 मीटर यानी कि लगभग 60 फुट चौड़ा है, और धरातल से लगभग 35 मीटर यानी कि लगभग 116 यानी साढ़े 116 फुट क्या है, ऊंचा है। और इस मंदिर के निर्माण काल का लगभग आप देखिए, निर्माण का जो समय है वो 1025 ईस्वी से लेकर के 1060 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इस मंदिर यानी कि जो कंदरिया का महादेव मंदिर है, इसका वास्तु विन्यास तमाम प्रकार के इसके 6 जो है प्रमुख क्षैतिज अंग हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 6 इसके जो है आधार हैं, यानी कि जो अंग हैं इस मंदिर के, कंदरिया के महादेव मंदिर की। पहला अंग कौन सा है आपका, अर्ध मंडप, दूसरा है मंडप, तीसरा है महामंडप, चौथा है अंतराल, पांचवा है गर्भगृह, छठवां है आपका प्रदक्षिणा पथ है। ये ऊपर उठता हुआ मंदिर मतलब पर्वतमाला की तरह दिखाई पड़ता है और दृढ़ता के साथ शिखर की ओर जो है उन्मुख हो रहा है। और इस प्रकार से मैंने इसमें बता दिया। और इसमें लगभग आप देखेंगे तो 900 मूर्तियां हैं, जो कि पूर्ण रूप से जीवंत जो है दिखाई पड़ती है। हमको लगता है कि जो है ये जो है एक प्रकार से अभी निकल आएंगे बाहर भगवान। और शिखर जहाँ आकार में विशाल है यानी बड़ा है, वहीं सौंदर्य में खूब अच्छा लगता है, आकर्षक है। इसकी विशालता आश्चर्यचकित करती है। इसी प्रकार से इसकी विशेषता जो कि अलग अलग विद्वान जो है बताते हैं, और बड़ी अच्छी विशेषता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि हुआ क्या कि भाई जब ये सब चीज़ें थी और आप देखेंगे जो प्राचीन काल में मंदिर वगैरह बन रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर थे, तो बहुत सारे मंदिरों को तो तोड़ दिया गया,
बहुत सारे मंदिरों को तो आक्रांताओं ने तोड़ दिया। आप लोग इस समय डिबेट भी देख रहे होंगे और बहुत सारा इस पर बवाल भी हो रहा है जो है मंदिर और मस्जिद को लेकर के अलग अलग स्थानों पर। क्योंकि पहले अधिकतर आप देखेंगे, अगर इतिहास में जा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो मंदिर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके बाद में क्या हुआ, विदेशी आक्रांता आए, मुग़ल आए, उन्होंने क्या करा, अलग अलग जो है जो विदेशी आक्रांता आते गए वो भारत को लूटे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको लेकर के अगर आपके मन में भ्रम है कि ऐसा झूठ ही बोला जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा झूठ बात नहीं है, ये हुआ है, वास्तविक बात है ये। अब इस पर जो है इस पर मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोलना मतलब कि एक प्रकार से ये है कि कोर्ट में मामला है। अब कोर्ट जो भी निर्णय देगा वही सर्वोपरि होगा और सभी को मानना परम आवश्यक भी है कोर्ट का निर्णय। ओके, इसमें कोई जो है अब इसमें वैमनस्यता ना फैलाएं। बहुत सारे लोग वैमनस्यता फैला रहे हैं टीवी पर या इधर उधर, तो वैमनस्यता फैलाने का कार्य ना करें। बहुत आसानी से और बहुत ही भाईचारे के साथ इसको बैठ करके मामला सुलझा लिया जाए। अगर बैठ करके नहीं सुलझा तो भाई कोर्ट में गया है तो कोर्ट में निर्णय होगा, और जो भी निर्णय होगा वो सुधारी होगा, सभी को मानना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला आपके समक्ष क्या भाई प्रश्न है कि गुप्तकालीन स्तंभों पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल में जो स्तंभ बनाए गए हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मौर्य सम्राट जो हैं अशोक जो हैं उनके द्वारा स्तंभ परंपरा गुप्त काल में भी प्रचलित रही, और गुप्त स्तंभों की रचना का कारण जो है धर्म प्रचार करना था। और डॉक्टर आचार्य ने गुप्तकालीन स्तंभों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। और कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है कीर्ति स्तंभ, दूसरा है ध्वज स्तंभ, तीसरा है स्मारक स्तंभ और चौथा है सीमा स्तंभ। ओके, अब ये क्यों बांटे, मतलब कि ये क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। तो जो कीर्ति स्तंभ है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कीर्ति स्तंभ, समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन जो है मौर्य सम्राट अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर आप देख सकते हैं, और इसमें समुद्रगुप्त की कीर्ति का वर्णन किया गया है। और जो है आप देखेंगे कहाव जो स्तंभ है, कहाव का जो स्तंभ है वो स्कंदगुप्त की जो है कीर्ति का उल्लेख करता है। तो ये कीर्ति स्तंभ होते थे। तो मुख्य रूप से जो मौर्य सम्राट के यानी कि जो गुप्त काल के स्तंभ रहे हैं उसमें आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक कीर्ति स्तंभ होते थे। तो पहला कीर्ति यानी किसी भी राजा के जो कि महान राजा था या फिर जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो उसके स्तंभों का गान करना हो तो कीर्ति स्तंभ होगा। दूसरा स्तंभ जो होता था वो होता है ध्वज स्तंभ। ध्वज स्तंभ यानी कि गुप्तकालीन शासक जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उनकी उपाधि जो थी वो परम भागवत थी। और इसके अलावा इनके कारण जो थे उनके ध्वज हुआ करते थे। सिक्कों और प्रस्तर स्तंभों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति जो है आपको मिलेगी। गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के काल में सामान्य मातृ विष्णु और धन्य जो है विष्णु ने भगवा जनार्दन का एक ध्वज स्तंभ एरड़ में निर्मित करवाया था, जो आज भी विद्यमान है। और दिल्ली के निकट मेहरौली गांव में कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ खड़ा है जिसे गरुड़ ध्वज कहा गया है। ओके, कहा गया है और बिल्कुल वो गरुड़ ध्वज है। इसमें भी डिबेट है और इस पर भी कार्य चल रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो है जो विष्णु जैन जी है उन्होंने इस पर भी कहीं ना कहीं मुकदमा किया है। मतलब PIL जो होता है वो फाइल किया हुआ है। इसके बारे में इसकी जांच की जाए भाई, जांच जरूरी है। अब मामला स्पष्ट होगा तभी कि क्या है क्या नहीं है, इसको किस प्रकार से तोड़ा गया। और कुतुब मीनार में आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारी, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, उसमें पहले लिखा हुआ है कि हाँ इतने मंदिरों को या इस प्रकार से तोड़ करके ये बनाया गया है। तो ये चीज़ है। तो एक होता है ध्वज स्तंभ, तो ये ध्वज स्तंभ आप देखेंगे तो उसी प्रकार का है। ओके, इसके अलावा तीसरा जो है वो स्मारक स्तंभ होता है। स्मारक स्तंभ क्या है? गुप्त शासकों ने कुछ विशिष्ट अवसरों पर क्या किया, घटनाओं को चिर अस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, स्मारक स्तंभ कुमारगुप्त ने स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक के रूप में बिलसद में एक स्तंभ का निर्माण करवाया। और सम्राट स्कंदगुप्त ने भीतरी यानी कि आप देखेंगे जो जिला गाजीपुर आज का पड़ता है उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना में एक स्तंभ निर्मित करवाया था। गुप्त नरेश भानुगुप्त का सेनापति गोपराज जो था उन्होंने एरण के युद्ध में जो मारा गया था जिसके स्मारक स्वरूप एक स्तंभ गुप्त नरेश के निर्मित करवाया था। तो ये स्तंभ जो है स्मारक स्तंभ जो होता है इसमें आप देखेंगे तो घटनाओं को ताकि याद रखें, इसीलिए जो है वो स्मारक यानी कि आप देखेंगे जो कि याद रखी जाए, ऐसी घटनाएं इसमें लिखी आती थी जो कि याद रखने योग्य हों। और जो चौथा स्तंभ होता था वो होता था सीमा स्तंभ, यानी कि इसका संबंध राजाओं की साम्राज्य सीमा से होता था कि किस राजा की सीमा कहाँ तक है, इसको स्तंभ में छापा जाता था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ करके है गांधार कला की बुद्ध मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। गांधार कला की जो है मूर्तियां हैं उनके बारे में बताइए। तो गांधार कला की आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि गांधार कला की जो बुद्ध मूर्तियां हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो भाई
गांधार कला की जो बौद्ध की मूर्तियाँ उनकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता ये है कि गांधार भारत का प्रथम केंद्र रहा है जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति के हमको साक्ष्य मिलते हैं। और बोधिसत्व भी यहीं पर आप देखेंगे। तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है कि ज्ञान का अन्वेषक, यानी कि बोधि सत्य सत्व और अन्वेषण करने वाला। तो बोधिसत्व सत्व अन्वेषण करने वाले को हम बोधिसत्व कहते हैं, यानी ज्ञान के अन्वेषक को। इससे बुद्ध को समाज कल्याणकारी माना जाता है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि मूर्तियों की निर्माण शैली से स्पष्ट होता है कि इनके शरीर का जो बाह्य स्वरूप है बड़ा ही विशाल बनाया गया है। और उर्ड़ा मूछें, बालों की जो है सिलवटें जो है, और ऊपर की ओर जो है उद्देश्य दिखता है। जबकि मधुर मुस्कान, शांत प्रकृति और दैवी आभा उनकी जो है मुख प्रदा से टपकती दिखाई पड़ती है। तीसरी जो विशेषता है बुद्ध की गांधार शैली की, वो ये है कि यहाँ जो है बुद्ध मूर्तियों जो है दो अवस्थाओं में दिखाई पड़ती है। एक तो अस्थानक यानी खड़ी खड़ी दिखाई गई हैं, खड़े हैं, और दूसरी है आसन पर बैठी हुई। ओके, तो इस प्रकार से बोधिसत्व की मूर्तियाँ अस्थातक में भी मिलती हैं। ओके, अस्थानक में। चौथी बात यह है कि बुद्ध मूर्तियों के कंधों पर जो है संघाटी पड़ी जो होती है, जो दोनों कंधों को ढके रहती है। वही पांचवी जो विशेषता है इस मंदिरों की, मतलब कि इस मूर्ति की, बौद्ध मूर्ति की गुप्त काल मतलब गांधार कला में, तो वो है कि देव मूर्तियों के सिर जो होते थे चारों ओर एक गोल शिलापट्ट पर होता था, जो एक कंधे से उठा करके दूसरे कंधों पर तक जाता था, और इसे हम प्रभावली के नाम से जानते हैं। ओके, वही छठवीं विशेषता है, सातवीं विशेषता इसकी, छठवीं विशेषता इसकी ये है कि बुद्ध के बाल पीछे की ओर मुड़े हुए हैं और कसकर जो है इस प्रकार मोड़ कर बांधे गए हैं कि वह गांठ जो है मतलब कि एक गांठ के समान दिखाई पड़े, इस प्रकार से किया गया है। वही सातवीं विशेषता ये है कि कहीं कहीं बुद्ध का भय त्रिसंत स्वर्ग में होना पद्मासन द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। वहीं नवीं विशेषता है जो है गांधार शैली में निर्मित जो बुद्ध की मूर्तियाँ उसकी क्या है कि जो है इसी समय बुद्ध भंगिमा का अंकन प्रारंभ हो जाता है, और श्रावस्ती में बुद्ध कमल पर उपदेश मुद्रा में बैठे दिखाई दिए गए हैं। श्रावस्ती जाइएगा कभी, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं। यहीं पर है गोंडा के, आप देखेंगे उधर बलरामपुर साइड के आसपास, तो वहीं पर पड़ेगा आपको। ओके, मैं गया हूँ। और 10वीं विशेषता है कि कहीं कहीं पर बुद्ध मूर्तियों को घेरे हुए कभी कभी बौद्ध भिक्षु जो हैं हिंदू सन्यासी के रूप में दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये गांधार कला की बुद्ध मूर्तियों की विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न, सांची स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं? सांची जो है स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांची स्तूप के बारे में आप क्या जानते हैं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सांची के स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो वैसे स्तूपों की बात की है तो आपसे पूछ सकता है, अगर इस एग्जाम से पूछेगा कि स्तूपों के कितने अंग होते हैं, तो स्तूपों के कितने अंग होते हैं भाई? कई अंग होते हैं, जैसे कि पहला होती है वेदिका, दूसरी होती है तोरण द्वार, तीसरा होता है प्रदक्षिणा पथ, चौथा होता है मेधी, ठीक है, और पांचवा होता है अंड, छठवा होता है हर्मिका, सातवां होता है छत्र, आठवां होता है सोपान। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सांची स्तूप जो है इसके विषय में आपसे पूछ रहा है, तो सांची के स्तूप की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के विदिशा से लगभग 5 मील की दूरी पर रायसेन जिला है। उस रायसेन जिले में सांची स्थित है। और अशोक के पूर्व सांची का इतिहास जो है अज्ञात मिलता है। महावंश के अनुसार जब अशोक उज्जैनी का प्रशासक हुआ तो वहाँ जो है मालवाकी राजधानी विदिशा में कुछ समय के लिए रुका था। और हरिवंश से ज्ञात होता है कि विदिशा में अशोक ने एक श्रेष्ठ की मतलब एक श्रेष्ठी की कन्या से क्या करी थी, विवाह किया था इन्होंने, जिससे क्या हुआ, जिसे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। महेंद्र और संघमित्रा जब धर्म प्रचार के लिए लंका जाने लगे तो उन्होंने जो है महाचैत्यगिरी यानी सांची में अपनी माता देवी से भेंट करी, और बौद्ध धर्म के एक केंद्र के रूप में सांची का इतिहास उस समय से प्रारंभ होता है जब मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक ने यहाँ पर ईंटों के एक स्तूप का निर्माण करवाया और दक्षिणी द्वार के सामने एक स्तंभ स्थापित करवाया। और सांची और उसके आसपास जो है 61 स्तूप प्राप्त हुए हैं। केवल सांची में ही 8 स्तूप हैं, जिसमें 3 विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो बुद्ध के आप देखेंगे पहला जो है वो कौन सा भाई, पहला कौन सा है, और इसके अलावा आप देखेंगे जो है बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं जो है मौदगल्यायन के अवशेष स्तूप नंबर 3 में सुरक्षित हैं। स्तूप नंबर 1 अत्यंत विशाल है, जिसे प्राचीन काल में महाचैत्य भी कहा जाता था। इसी आधार पर सांची के टीले का नाम महाचैत्यगिरी भी पड़ा है। और इस स्तूप के को सर्वप्रथम अशोक ने ईंटों से बनवाया था। ओके, किसने बनवाया था? अशोक ने ईंटों से बनवाया था।
जिस पर शुंग काल के पत्थर का क्या है, आच्छादन भी किया गया है और स्तूप का आकार दुगुना कर दिया गया है। इसका व्यास की बात करें तो 126 फुट व्यास है, ऊंचाई 54 फुट के आसपास है। पत्थर के आच्छादन के ऊपर कंक्रीट का 4 इंच मोटा जो है खोल चढ़ाया गया है। उसके ऊपर कचकरी मतलब कि जो है गचकारी का लेप भी है, विभिन्न रंगों की चित्रकारी भी की गई है और 100 ईसा पूर्व में इसके चारों ओर वेदिका भी बनाई गई और उस तक जो है पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी इसमें। ओके, तो इस प्रकार चीज़ें हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछे अगर महाबलीपुरम के पल्लव रथों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो महाबली जो पुरम जो है वहाँ पर जो है पल्लव रथ थे उनके विशेषताओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो महेंद्र वर्मा के उत्तराधिकारी पुत्र थे नरसिंह वर्मा प्रथम। 630 ईस्वी से 638 ईस्वी तक शासनकाल रहता है इनका। इन्होंने शैलकृत मंडपों के अतिरिक्त पर्वत की प्राकृतिक विशाल चट्टानों को तराश करके उसको अलंकृत करके एकात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि रथों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और मामल्लपुर में ऐसे रथों की संख्या 8 है। पहला रथ कौन सा, तो आपसे पूछेगा कि मामल्लपुर में जो रथ हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या, 8 संख्या है। पहला द्रौपदी रथ, दूसरा धर्म रथ यानी धर्मराज रथ, तीसरा है भीम रथ, चौथा है अर्जुन रथ, पांचवा है आपका नकुल सहदेव रथ और छठवा है आपका गणेश रथ और आपका सातवां है कौन सा, सातवां आपका है जो है बलयन कटुई रथ। ओके, तो ये बात है 8 प्रकार के आपके रथ हैं। कौन कौन से मैंने बताया, द्रौपदी रथ, जय धर्मराज रथ, दूसरा तीसरा भीम रथ, चौथा अर्जुन रथ, पांचवा नकुल रथ और छठवां सहदेव रथ और सातवां गणेश रथ और आठवां कौन सा है जो है बलयन जो है कुट्टई रथ। ओके, इस प्रकार से अब मैंने आपको बता दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। तो ये थे महाबलीपुरम के पल्लव रथों की विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर देखिएगा, स्तूप। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न है कि स्तूप वास्तु की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। स्तूप वास्तु की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि स्तूप वास्तु की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। स्तूपों की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई है और उसका विकास जो है किस प्रकार से हुआ है। तो सामान्य अर्थ में स्तूप जो होते हैं वो मिट्टी या किसी अन्य बर्तन के ढेर को हम स्तूप कहते हैं। संस्कृत की स्तूप धातु से भी स्तूप शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है और जिसका मतलब होता है स्तुति करना। स्तूप माने क्या होता है, स्तुति करना। और विद्वानों का विचार है कि स्तूप शब्द संस्कृत की धातु से ही जो है निष्पन्न हुआ है, जिससे हिंदी का तुअना शब्द जो है वो बना है। और तोयना का अर्थ होता है ढकना या मिट्टी से ढकने की प्रक्रिया के कारण ही इसकी संज्ञा स्तूप दी गई है। और पाली संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे स्तूप का अर्थ होता है थूह यानी कि थूहा। वस्तुतः स्तूप जो है अपने मूल रूप में अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित था, जिसका प्रचलन बुद्ध से पूर्व भी था। और वैदिक काल में भी मृतक को भूमि में गाड़ने की प्रथा थी। और ऋग्वेद के एक मंत्र में पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वह अपने गर्भ में शव को स्थान दे, उसकी मिट्टी अपने भार से शव को दबा न दे। इस प्रकार से बातें बताई गई उसमें। तो ये थी कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। वहीं जो है स्तूपों की अगर बात की जाए उत्पत्ति विकास की, तो स्तूपों का जो विकास हुआ है, स्तूपों का क्रमिक विकास मौर्य काल से गुप्त काल तक माना जाता है। और प्रत्येक युग में पहले की अपेक्षा शैली में अंतर देखे जा सकते हैं। और वैसे तो इनका चरमोत्कर्ष जो चरम पर अपने रहे हैं जिस काल में, वो है शुंग काल और सातवाहन काल। शुंग काल और सातवाहन काल में आप देखेंगे तो जो है स्तूपों का विकास ज़्यादा हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा आर करके दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना जो है उस पर प्रकाश डालने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु प्रदेश में मुख्य रूप से समस्त बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हुआ था। और यह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि इनका निर्माण जो है कुशल इंजीनियरों का ही कार्य हो सकता है। और इस प्रकार से हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो भी ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित थी। और ये योजना की जो आधार है वो पीठिका थी। नगर की प्रमुख सड़कें, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर निर्माण योजना बड़ी उच्च कोटि की थी। यहाँ के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। और इन नगरों की जो आधार योजना है, निर्माण शैली तथा नगर की जो आवास व्यवस्था है उसमें आशाजनक समानता एवं एक रूपता भी दिखाई पड़ती है। इससे ये पता चलता है
कि सिंधु निवासी जो होते थे वो अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बना करके मतलब पहले योजना बनाते थे और इसके बाद में इन नगरों में एवं भवनों की योजना बनाने वाले तथा उसका निर्माण करने वाले भवन निर्माण कला के अच्छे पारंगत होते थे, वो आकर के जो है इसको बनाते थे। इस संबंध में डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे कहते हैं कि यह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि इनका निर्माण कुशल इंजीनियरों का ही कार्य हो सकता है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो के खंडहरों को देखने के बाद में या देख कर के देखने वाला व्यक्ति प्राचीन नगरों के आयोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो इस योजना की जो आधार पीठिका थी वो क्या थी? नगर की प्रमुख सड़कें। यानी यहाँ पर जो आप देखेंगे नगर की जो सड़कें हैं कैसी थीं? नगर की जो प्रमुख सड़कें हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो सीधी यानी कि आप देखेंगे ये एकदम से सीधी सड़कें यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक, ये चीज़ें इसकी विशेषता थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये आपके लघु उत्तरीय टाइप के तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके संख्या में वो 5 होंगे, लेकिन करने कितने होंगे आपको? केवल और केवल 2। 500 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। लघु उत्तरीय के जितने भी प्रश्न अभी आप लोगों ने देखे वो 10-10 नंबर के प्रश्न थे। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको छाँट करके इनमें से करने हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, अमरावती स्तूप की वास्तुकला एवं मूर्तिकला पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम्स में, आ सकता है क्या आएगा 100%। अगला प्रश्न क्या है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, नागर शैली में निर्मित लिंगराज मंदिर की वास्तुकला पर प्रकाश डाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न है कि कला के केंद्र के रूप में गांधार एवं मथुरा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा 11वां नंबर प्रश्न है कि अजंता की चित्रकला की तकनीकी एवं विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, क्या? अजंता चित्रकला की तकनीकी एवं विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय के थे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी खेल में ही। ओके, और कल मैंने पेपर 1 का मध्यकालीन इतिहास बताया था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर पेपर आपके वैसे हो चुका पेपर, ठीक है, पेपर 2 का वीडियो अगर हो सकेगा तो मैं दे दूंगा जल्द ही, अगर नहीं हो सकता तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि समय मेरे पास कम है। प्राचीन इतिहास का पेपर 1 दे दिया पहले और पेपर 2 जो है मैंने आज दे दिया। पेपर 3 हो सकता है आपको कल मिल जाए, अगर समय नहीं मिलता तो फिर नहीं मिल सकता। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इस समय कम है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए समय निकाल करके मैंने ये वीडियो बनाई। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत मेरे प्यारे दोस्तों। बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद में आप लोगों के लिए वीडियो जो है बनाई जाती है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा।